ये कहानी है एक ऐसे वॉरियर की जिसकी प्रेमिका को एक जादूगरनी किडनैप कर लेती है। अब वो वॉरियर अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए एक एडवेंचर सफर में निकल जाता है, जहां उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि इवान और उसके साथी फायरबर्ड के होटल में पहुंच गए थे, जहां पर फायरबर्ड के चिल्लाने पर सभी लोग उसके रूम से बाहर आ जाते हैं, लेकिन चालाकी से इवान ने उसका अंडा चुरा लिया होता है। अब जब ये लोग वापस आते हैं तो हम देखते हैं कि अंडे को तोड़ने की सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन वो अंडा नहीं टूटता। अब आगे जब इवान सुबह घर वापस आता है तो बूढ़ा जादूगर उसे बताता है कि मुझे याद आ गया है कि ये अंडा कैसे टूटेगा। ये आने वाले कल में नहीं बल्कि बीते हुए कल में टूटेगा, और अगर हमें इसे तोड़ना है तो हमें बीते हुए कल में जाना होगा, जिसके लिए हमें टाइम क्रिस्टल की हेल्प लेनी होगी, जिसे किकीमोरी नाम की एक विश संभाला करती है। उसने इस टाइम क्रिस्टल को लोगों का थोड़ा थोड़ा टाइम चुरा कर हजारों सालों में बनाया है। यानी कि ये टाइम क्रिस्टल किकीमोरी की लाइफ का सबसे कीमती चीज है, जिसे उसने अपनी जिंदगी का बहुत ही कीमती टाइम देकर बनाया होता है। अब ये सभी टाइम क्रिस्टल को लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जहां इवान रास्ते में फोन लगाता है ताकि वो जान सके कि चिड़िया अब तक कोटसे के पास पहुंची है या नहीं। तभी हम देखते हैं कि मोबाइल की रिंग उस क्रीचर सर के मुंह पर बजती है, क्योंकि उस क्रीचर सर ने उस चिड़िया को खा लिया होता है। इधर हम कोटसे को देखते हैं जो उस क्रीचर सर को एक थप्पड़ मारता है। इसी वजह से वो फोन बाहर निकल जाता है और अब कोट से इवान से बात करने लगता है, जिसके बाद कोट से वहाँ के लिए निकल पड़ता है जहाँ पर सभी लोग होते हैं, और ये सभी पोस्ट ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। बाकी सभी पोस्ट ऑफिस के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो बूढ़ा जादूगर पोस्ट ऑफिस के बाहर ही होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बेलिसा आ जाती है, जिसे देखकर बूढ़ा जादूगर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उससे कहता है कि हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। लेकिन तभी बेलिसा अपना रूप चेंज कर लेती है और हमें यहाँ पर रिवील होता है कि वो बेलिसा के रूप में गलीना है, और वो बूढ़े जादूगर को किडनैप करके अपने साथ ले जाती है। इधर पोस्ट ऑफिस के अंदर इवान मोरी से कहता है कि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ टाइम क्रिस्टल के पास ले जाओ। जिस पर मोरी बहुत ज़्यादा डर जाती है और हम देखते हैं कि वो इवान को टाइम क्रिस्टल के पास ले आती है, जहां जाने के बाद मोरी इवान से काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें करती है और कहती है कि अगर तुमने इस टाइम क्रिस्टल को ले जा लिया तो मेरी हजारों सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हम इसके ही सहारे जिंदा हैं और इससे ही हमारा पेट पलता है। लेकिन इवान उसकी एक बात भी नहीं सुनता और उस टाइम क्रिस्टल को उठाकर वहां से ला लेता है, जिसके बाद वो जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इधर हम इवान को देखते हैं जो क्रिस्टल लेकर पोस्ट ऑफिस के बाहर आ जाता है। तभी वहां पर फायरबर्ड अपने साथियों के साथ आ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि वो जादुई अंडा इवान के पास ही है। और अब वो इवान को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुमने ही मेरा अंडा चुराया है, मुझे वो वापस कर दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी वहाँ पर कोट से आ जाता है, जिसे देखकर सारे फायरबर्ड उससे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि कोट से ही वो इंसान था जिसने फायरबर्ड की बाकी जातियों को मारा था, और इसी वजह से सारे फायरबर्ड कोटसे से डरा करते थे। आगे हम देखते हैं कि कोटसे उस टाइम क्रिस्टल को तलवार के पास रखता है, जिससे टाइम क्रिस्टल की सारी पावर तलवार के अंदर आ जाती है, और कोटसे उस तलवार को हवा में घुमाकर बीते हुए कल का एक पोर्टल बनाता है। जैसे ही इवान उस पोर्टल में अंडे को डालता है, अंडा टूट जाता है और इवान उस अंडे से पूछता है कि बेलिसा कहाँ है। तभी उस अंडे में से एक नीली रोशनी निकलने लगती है और दूर जाने लगती है, जिसके बाद इवान और उसके बाकी के साथी उस नीली रोशनी का पीछा करने लगते हैं, और वो नीली रोशनी इवान और उसके साथियों को गलीना के पास ले आती है। वहाँ पर गलीना वहाँ से भागने के लिए एक क्रिएचर पर बैठ जाती है। तभी इवान उस क्रिएचर को पकड़ लेता है। वहीं पर वो क्रिएचर इवान को हवा में ऊपर ले आता है, जहाँ पर गलीना उस पर जादू करती है, जिसकी वजह से इवान नीचे गिरने लगता है। लेकिन उसी समय पर वहाँ पर इवान के साथी झोपड़ी लेकर आ जाते हैं। वहीं पर हम गलीना को देखते हैं जो एक पोर्टल बनाती है और उस जगह में पहुंच जाती है जहां उसने बेलिसा को बंदी बनाकर रखा होता है। वहीं पर इवान और उसके सारे साथी झोपड़ी लेकर उसी पोर्टल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन गलीना अपने जादू से झोपड़ी को चारों तरफ से बंद कर देती है, जिसकी वजह से इवान और उसके सारे साथी अंदर ही फंस जाते हैं।
अब इवान उस जगह को चारों तरफ देखता है तो उसे एक जगह पर बेलिसा नजर आती है। जैसे ही इवान बेलिसा की तरफ बढ़ता है, गलीना उसे तलवार मार देती है। इवान बेलिसा को ऐसी हालत में देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है और गुस्से में आकर गलीना को मारने के लिए उसके पीछे जाता है, जहां पर इवान गुस्से में गलीना के पेट में तलवार घुसा देता है। लेकिन यहाँ हमें रिवील होता है कि वो जादूगरनी गलीना नहीं है, बल्कि वो बूढ़ा जादूगर है जिसको गलीना ने अपने जादू से उनका रूप चेंज कर दिया था। ये देखकर इवान बहुत ज़्यादा दुखी होता है। वहीं पर बूढ़ा जादूगर उससे कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, इसमें सारा कसूर उस जादूगरनी का है। जिसके बाद इवान और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वहीं पर हम गलीना को देखते हैं जो एक लोरी गाती है, जिसे सुनकर इवान रुक जाता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि ये लोरी बचपन में उसकी माँ गाया करती थी। अब गलीना इवान को बताती है कि मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ। तुम्हारे पैदा होने से पहले ही जादूगर ने तुम्हें एक बड़े काम के लिए चुन लिया था, लेकिन शैतान से बचाने के लिए तुम्हारे पिता ने तुम्हें दूसरी दुनिया में भेज दिया था, जहाँ तुम्हारे अंदर की अच्छाइयों ने अब तक तुम्हें शैतान बनने से रोक रखा था। लेकिन मैंने बेलिसा को इसलिए कैद किया था ताकि तुम्हारे अंदर के शैतान को जगाया जा सके, जिसमें मैं काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई हूँ, क्योंकि मैंने ही वहाँ पर फायरबर्ड का पंख रखा था, जिससे तुमने फायरबर्ड का सबसे कीमती चीज़ यानी कि उसका अंडा उससे छीन लिया। साथ ही तुमने कीकी मोरी का वो टाइम क्रिस्टल भी ले लिया और उसकी हजारों सालों की मेहनत को डिस्ट्रॉय कर दिया। इतना कुछ सुनने के बाद इवान की बुराई और शैतान उस पर हावी होने लगते हैं। दूसरी तरफ हम बूढ़ी जादूगरनी को देखते हैं जो किसी तरह से उस झोपड़ी का दरवाजा खोल लेती है और अपने साथियों के साथ बेलिसा के पास पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि बेलिसा में अब भी कुछ सांसें बाकी हैं। इसलिए हम देखते हैं कि वो अपने नीले रंग का रक्त बेलिसा को पिला देती है, जिससे बेलिसा दोबारा जिंदा हो जाती है। वहीं पर हम बेलिसा को देखते हैं जो इवान के पास जाती है और उसको खुद पर काबू करने के लिए कहती है, जिसके बाद इवान खुद पर काबू कर लेता है। इधर हम कोटसे को देखते हैं जो गलीना से फाइट करने लगता है, लेकिन गलीना अब बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। इसी वजह से कोटसे उससे हार जाता है, जहां कोटसे इवान से कहता है कि तुम्हारे पास वो टाइम क्रिस्टल है, उसकी हेल्प से तुम उस वक्त में जाओ जहां मैंने पहली बार उस तालाब से पानी पिया था, क्योंकि मेरी गलती के बाद ही काली दुनिया के शैतानों ने यहाँ पर आना शुरू किया था। अगर तुम वहां जाकर मुझे वो गलती करने से रोक दो तो शायद ये दुनिया फिर से ठीक हो जाए। इधर हम बैरू को देखते हैं जो गलीना से फाइट करने के लिए आता है, लेकिन गलीना उसे जादू से दोबारा से मेढक बना देती है। लेकिन बाबा यागा बैरू को बचाने लगती है। तभी हम गलीना को देखते हैं जो बाबा यागा की तरफ अपनी तलवार फेंकती है, जिसकी वजह से वो तलवार बैरू को लग जाती है और यहाँ पर बैरू की डेथ हो जाती है। ये देखकर बाबा यागा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने जादू से गलीना पर हमला करती है, लेकिन अब गलीना बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। इसी वजह से उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर पाता और वो बाबा यागा को भी मार देती है। इधर जैसे ही इवान पोर्टल के अंदर जाता है तो गलीना बेलिसा को मार देती है। इधर हम पोर्टल के अंदर इवान को देखते हैं जो कोटसे को उस पानी को पीने के लिए मना करता है, लेकिन तभी वहाँ पर वही वॉरियर आ जाता है जिसने बेलिसा को किडनैप किया था और वो इवान से लड़ने लगता है, जिसके बाद दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है। तभी वो वॉरियर इवान से कहता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते, क्योंकि तुम मुझे जानते ही नहीं हो कि मैं कौन हूँ। और अब वो वॉरियर अपने चेहरे से वो मास्क हटाता है, जिसे देखकर इवान हैरान हो जाता है, क्योंकि वो इवान ही होता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो इवान की काली परछाई है, यानी कि उसके अंदर का शैतान है। जिसके बाद वो वॉरियर इवान को बताता है कि जहाँ भी तुमने मुझे देखा था वो मैं नहीं बल्कि तुम ही थे, और मैं ही वो था जिसने तुमसे सारे गलत काम करवाए थे। ये सुनकर इवान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी इवान अपना दिमाग चलाता है और उससे कहता है कि अगर तुम मेरा ही रूप हो, यानी कि मेरे ही अंदर का शैतान हो, तो तुम सिर्फ मेरे दिमाग में हो, मेरे सामने नहीं। यानी कि मैं जो भी सोचूंगा वो तुम्हारे साथ घटित होगा। जिसके बाद इवान अपने दिमाग में कुछ सोचता है और एक बड़ा सा बंकर उस वॉरियर के ऊपर गिर जाता है और इवान मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद इवान जैसे जैसे उस वॉरियर से डरना कम होता है, हम देखते हैं कि वो वॉरियर छोटा होने लगता है। अब वो वॉरियर इतना छोटा हो जाता है कि इवान अपने हाथों में उठाकर उसे काले पानी में फेंक देता है।
जिसके बाद इवान चैन की सांस लेता है। जिसके बाद इवान कोटसे से कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हारे अंदर अच्छाइयाँ कूट कूट के भरी हुई हैं। इवान की बातें सुनने के बाद कोटसे उससे प्रॉमिस करता है और कहता है कि वो सारी लाइफ अच्छे काम करेगा। फिर कोटसे वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद इवान अपनी तलवार से उस काले पानी के तालाब को खत्म कर देता है। मूवी के एंडिंग सीन में इवान के फादर को उसके भाई के साथ दिखाया जाता है, यानी कि जब कोटसे ने उस तालाब का पानी पिया ही नहीं तो इस दुनिया में कभी बुराई आई ही नहीं। इसी वजह से इवान कभी भी प्रेजेंट की दुनिया में गया ही नहीं। साथ ही हम गलीना को देखते हैं जो इवान के फादर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही होती है। और इसी के साथ इस शानदार मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है। साथ ही हमने इस मूवी के और भी पार्ट एक्सप्लेन किए हैं जो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, आप उन्हें भी एंजॉय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।